दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के अलावा कुछ नए राजनीतिक समीकरण और उनसे कुछ हट करके भारतीय राजनीति की पुरानी जो परंपराएं हैं, उनकी जो पारितोषिक पार्टियां हैं, उनकी इंटरनल मजबूती क्या है, उस पर थोड़ा गौर करना चाहते हैं। हमने कल हिंडनबर्ग का जिन्न देखा था और उसके पहले वो दौर भी देखा था संसद के अंदर, जिसकी जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी में बांट। तो ये जो जिन्न अलग अलग पैदा हो रहे हैं, इनका किस पर सीधा असर पड़ रहा है? कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो सीधे इसके शिकार हो रही हैं? कोई फ्रंट पे इसकी लड़ाई लड़ रही हैं और कोई बैकडोर से लड़ रही हैं। इस पर आज हम पूरा विश्लेषण आपके बीच में करेंगे। इसके पहले दोस्तों, हम आपसे एक बार गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपका सहयोग हमारी ताकत है। दोस्तों, आते हैं हम अपने असली मकसद की तरफ। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसकी सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आज तमाम अपवादों के बीच में एक दशक तक सत्ता लगातार करने के बाद अब दूसरे दशक में प्रवेश कर गई है। 3.0 की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विहीन हो, ये भी नहीं हो सकता। बहरहाल कार्यवाहक अध्यक्ष तो नड्डा जी हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आज कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि नड्डा जी इस्तीफा दे चुके हैं और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ चुके हैं। अब दोस्तों, कवायद इस बात की है कि विश्व की इतनी बड़ी पार्टी और उसके पास आज की डेट में एक परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये ही सबसे बड़ा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अब अगला अध्यक्ष होगा कौन। अब जिस जिन की मैं बात कर रहा था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम जितनी भी मजबूत विपक्ष आज की डेट में खड़ा है, उसने एक जिन्न निकाला है। और वो जिन्न क्या है? माननीय काशीराम की दी हुई एक स्लोगन आज इनका सहारा बन गई। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यद्यपि सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग उस पर कोई सीधी प्रक्रिया नहीं देते, लेकिन देखिए वो जिन्न निकला है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पिछले कई दशकों से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नड्डा जी हों, उसके पहले अमित शाह जी रहे हों, राजनाथ सिंह जी रहे हों, लालकृष्ण आडवाणी रहे हों, लेकिन अब दौर क्या है ये देखने वाली बात है। मंदिर का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी काफी जोर शोर से उस पर मेहनत की थी, परिणाम सार्थक नहीं गया है। संघ इस एक ऐसी प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि उसको इग्नोर कर कर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़े फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मेहनत करता है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है या 3-0 की सरकार चला रही, तो उससे बहुत बड़ा योगदान पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ऋणी रहना चाहिए। वो कुछ मांगती नहीं है, आपको देती है। और यही कारण है कि वो गाइड का रोल तो प्ले करती है, लेकिन बड़े बड़े फैसलों में बिना उसकी राय मशवरा लिए फैसले हो भी नहीं पाते।
और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है तो बिना उसकी राय मशवरा के हो ही नहीं सकता। अब सवाल इस बात का है कि राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं। ये भागीदारी, हिस्सेदारी, ये बहुत खतरनाक पेच है, इसको इग्नोर नहीं किया सकता। जबकि मैं सही तौर पे कहूं तो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, इस राष्ट्र के लिए ये जहर है। आज भारतीय राजनीति, जातिवादी राजनीति विरोध करके सत्ता की कुर्सियों तक जा रही है। क्या यही भारतीय राजनीति है? आज हम किस शताब्दी में खड़े हैं और फिर भी बात वही कर रहे हैं, दहेज करो मत, हालात तो वही है। आज अगर हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी, भागीदारी, किसकी भागीदारी? क्या देश अलग है? ये कौन कितना यादव है, कौन कितना मुस्लिम है, कौन कितना जो है दलित है, इस पर सरकार चलेगी? तो राष्ट्र को बांट दो फिर। लेकिन ये वोट की राजनीति है दोस्तों, और वोट की राजनीति जहर की राजनीति है। इसमें राष्ट्र का विकास बहुत पीछे चला जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ, सत्ता का संघर्ष बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन अगर ये मुद्दे हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कवायदों के बीच जो हमारे व्यक्तिगत सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गहन चिंतन कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो दलित नहीं होगा, वो सवर्ण नहीं होगा, वो पिछड़ी जात ओबीसी से होगा। क्यों? क्योंकि जो मेन राजनीति चल रही है, भागीदारी, हिस्सेदारी, अगर उसको क्रैक करना है, उसको तोड़ना है, या उसके सामने एक मजबूत विकल्प पेश करना है, तो उसके लिए ओबीसी का प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का होना बहुत जरूरी है। पीछे काफ़ी लंबी अगर आप वर्षों से देखें तो कोई ओबीसी प्रेसिडेंट रहा भी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि अभी इस पर क्या होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, यूपी की राजनीति जो पिछले 2 महीनों से, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति उसकी हुई है, वो बहुत ही गहन चिंतनीय है, और शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ कर नहीं पाया। और अगर केशव मौर्य ने शांति रखी होती और योगी जी को परेशान करने की कोशिश नहीं, क्योंकि देखो योगी योगी है, योगी था, योगी है, योगी रहेगा, उसको मौर्य जैसे लोग हटा नहीं सकते, ये सच्चाई है। वो मजबूत विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस विकल्प को आप कुचलने की कोशिश करते हो तो आप कहाँ रहोगे? एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते और योगी को हटाने के पीछे, पर्दे के पीछे की कवायद करते हो, कैसे पॉसिबल है? हम कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जनमानस इस बात को जानता है कि योगी, अगर मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो भी मुमकिन है। मोदी के पास योगी, कोई ऊपर से ये तारा नहीं आया है, ये सच्चाई है। और योगी ही एक विकल्प है आगे आने वाले वक्त के लिए। यार से मानती है कि योगी भविष्य का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग इसके पीछे पड़ते हैं वो खुद पीछे हो जाते हैं, लेकिन योगी को पीछे नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात यहाँ पे आ रही है कि मौर्य साहब ने जो हालात पैदा किए, जिससे कि पार्टी और संगठन को बहुत नुकसान हुआ, और शायद सूत्र बताते हैं कि संघ से बहुत नाराज है। ये कुर्सी मौर्य जी को मिल सकती थी, लेकिन थोड़ा पिछड़ गए। दूसरा नाम आ रहा है विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव, मेहनत करने वाले नेता हैं, मजबूत पकड़ है संगठन के अंदर, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव भी है, तो सोने में सुहागा करने की सोच रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर विनोद तावड़े को, जिनके संगठन में अच्छी पकड़ भी है, लोकसभा चुनाव आपने देखा था काफी गंभीरता से उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर काम किया है, तो अगर ऐसे व्यक्तित्व को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा जाता है तो उससे महाराष्ट्र के चुनाव में भी फायदा हो सकता है। हालत वहां काफी खराब है, फायदा हो सकता है और इनको भी मौका मिल सकता है। अगर विनोद तावड़े नहीं तो फिर कौन? जी हाँ, अनुराग ठाकुर का नाम भी इस दौर में चल रहा है। यद्यपि अनुराग ठाकुर अभी बहुत परिपक्व नहीं है,
क्योंकि अनुराग ठाकुर की राजनीति गांधी परिवार को टारगेट में रख करके सिर्फ गालियाँ देने से राजनीति नहीं होती हैं। अगर आप लोकसभा के अंदर जातिवादी राजनीति करोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, तो उसका सांसद की हिम्मत कैसे पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर ये पूछने की कि जिसकी जाति का नहीं पता वो जनगणना क्या करेगा। तो ये बहुत अशोभनीय वक्तव्य होते हैं। और गोली मारो सालों को जो एक और स्लोगन उन्होंने दिया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से एक आहट तो आती है कि हाँ इन पर विचार करिए, लेकिन फिर कहता नहीं पीछे करो। अभी वो कॉन्फिडेंस, वो परिपक्वता नहीं है कि इनको आप इतनी बड़ी बागडोर सौंप दीजिए। अब सवाल इस बात का है कि माथुर साहब का, जो कि बहुत सीनियर लीडर है, राजस्थान से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ सीनियर होने से काम नहीं बनता, संगठन चलाना है, और संगठन में एक एक वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। सरकार और संगठन के समन्वय को भी बनाना है। ऐसे में मजबूत पकड़ के साथ साथ अभिव्यक्ति दोनों जरूरी है, और जो सरकार और संगठन के अंदर एक अच्छा रिश्ता निभा सके, ऐसे में माथुर साहब के नाम पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि पिछड़ी जात का फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचारणीय विषय हो जाता है। एक और करीबी नेता हैं, उनका भी जो बैकग्राउंड है वो गांधी परिवार के खिलाफ आग उगलने से रहा है। यद्यपि अमेठी की जनता ने उनको ऐसी परास्त दी है कि अगर राजनीति के अंदर उनको रहना है तो उनको अपने शब्दों शब्दावली पर अपनी राजनीति के पाठ्यक्रम को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। राजनीति में हमेशा कोई व्यक्ति सरदार नहीं होता है, लेकिन जो शब्दावली है उसकी हमेशा जिंदा रहती है। और शायद उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए अमेठी की जनता ने ऐसे दूर किया अपनी आंखों के सामने से कि मोदी कैबिनेट की सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाली मंत्री बनी। आज कहाँ है पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसको भी ऐसी नेता की तलाश होती है जो गांधी परिवार के ऊपर एटम बम की तरह फट जाए। ये भी बहुत सही नहीं है। अनुराग ठाकुर ने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद पीएम साहब का ट्वीट आ गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर तार जुड़ते हैं तो उससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो शैली है वो इनसे मिलती जुलती हो रही है, क्योंकि तार मिलने नहीं चाहिए। स्मृति ईरानी चूंकि महिला हैं और मजबूत पकड़ है उनकी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर हम नहीं कहेंगे, पार्टी के अंदर, और ऐसे में अगर कहीं कुछ नहीं बनता है तो स्मृति ईरानी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है, क्योंकि 33% का रिजर्वेशन, महिला सशक्तिकरण का वादा, उसकी तैयारी, और उसमें एक महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कुछ मेल खाता है। और ऐसे में इन चीजों को कैसे समझ में बैठाया जाए, कैसे इनको मिलाया जाए, और फिर इनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार करे। देखिए, फैक्टर सिर्फ एक नहीं है, फैक्टर सिर्फ पिछड़ी जाति नहीं है, फैक्टर महिला सशक्तिकरण भी है, जनसंख्या की जो बात चल रही है, जातिगण जो जातिवादी जनगणना की बात चल रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज संगठन से जुड़ी होती है, इसलिए संगठन का जो भी अध्यक्ष होगा, भले उसमें आरएसएस से गाइड की रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें अब जो अध्यक्ष होगा उसका बहुत बड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती की तरफ नहीं बढ़ रही है, डाउनफॉल है। और ऐसे में जो भी अध्यक्ष हो
उसकी मजबूत पकड़ ही नहीं हो, बल्कि हर चीज़ों का दहले पे दहला देने की ताकत उसके अंदर हो। शब्दावली से नहीं, दिमाग से, आम जनमानस के विश्वास को मजबूत करते हुए, विश्वास को तोड़ते हुए नहीं कि आप अमेठी हार जाओ, अयोध्या हार जाओ, बद्रीनाथ हार जाओ, ये विश्वास नहीं है। ये जनता का विश्वास टूट रहा है, इस बात का संकेत है। और ये तभी हो सकता है जब सिर्फ आपके प्रमाण पत्र में फायर ब्रांड नेता का खिताब हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपके अंदर एक मजबूत पकड़ के साथ आपकी इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप तमाम राजनीतिक दलों से भी आपके संबंध ऐसे हों कि जहां पर आप ऐसी जरूरत पड़े, चाहे राष्ट्र की बात हो या संगठन की बात हो या कोई बीच के रास्ते की बात हो, आप एक अच्छा विचार विमर्श कर सकें। देखिए, सिर्फ इस चुनाव का, ये जो अध्यक्ष का चुनाव है, जल्दी होना लाजमी ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि 4 राज्यों की चुनाव है, अगले साल फिर चुनाव है, अभी चुनाव पे चुनाव है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, उधर दिल्ली, बिहार, ये सारा रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा है। ऐसे में कोई भी हल्का व्यक्ति अगर बनता है जो संगठन को नहीं पकड़ उसकी मजबूत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है। मजबूत पकड़ वाला, प्रखर बुद्धि का व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है। और अमित शाह तो होंगे नहीं, नरेंद्र मोदी तो होंगे नहीं, राजनाथ सिंह तो होंगे नहीं, गडकरी साहब को बनाया नहीं जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि उसके नीचे की जो सेकंड कैटेगरी है, उसी में से कोई अध्यक्ष हो सकता है। दोस्तों, इन तमाम कवायद के बीच में संगठन और संगठकों जो संगठन को चलाना बहुत मजबूत पकड़ वाले का काम है, और ये गंभीरता से इस पर संगठन और आरएसएस भी बहुत विचार कर रहा है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक नए टॉपिक की तरफ, नए विश्लेषण की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हिंडनबर्ग के जिन रोज निकलते रहेंगे, ऐसी खबर जो अभी पैदा ना हुई हो, होने वाली हो, उसका जब विश्लेषण करते तो हमें लगता है हम कुछ नई चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितने सफल हुए मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करना भी मेरा काम है। मैं समझता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हों, अगर वहां पे ऐसी कोई गतिविधियां होने वाली हैं या होने की संभावना है, तो वो ऐसी खबरें आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषक के साथ आपके बीच में जरूर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।